हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर। जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। मंथली टेस्ट की तैयारी अगर चल रही है तो वीडियो को पूरा देखें। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आपको समझाए हैं ताकि आपको उत्तर रटने ना पड़े। एक बार वीडियो को देख लेने भर से ही आप खुद से उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में से स्किप ना करें, क्लास को बंक ना करें, क्लास को पूरा अंत तक देखें और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं हम क्षितिज भाग 1 सांवले सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? और इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, उसकी सुरक्षा और उसकी खोजबीन में जुट गए। उसके बाद ये सब काम करते करते उनकी रुचि इसी चीज में हो गई कि वो पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। यानी उन्होंने शुरुआत की थी एक नीले कंठ वाली गौरैया के लिए, कुछ तथ्य जुटा रहे थे कि किस तरह से मैं उसकी सुरक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी बचपन में ये खेल रहे थे और इनकी एयरगन से वो गौरैया घायल होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। तो उससे जो चोट आई थी उसके चलते इन्होंने खोजबीन करनी शुरू की कि इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो जैसे जैसे ये खोजबीन में तथ्य जुटाने में आगे बढ़े वैसे वैसे इनका इंटरेस्ट पैदा होता चला गया और ये पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ऐसा कहा जाता है कि सालिम अली ने उन्हें एक पत्र लिखा था और उस पत्र को पढ़ करके चौधरी चरण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ऐसा क्या लिखा होगा उन्होंने पत्र में? हालांकि हमारा जो पाठ है सांवले सपनों की याद, उसमें इस पत्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ था। सिर्फ इतना बताया गया है कि एक पत्र लिखा था उन्होंने। तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा होगा कि रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों से जो पक्षियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जरूर उन्होंने उसी का जिक्र किया होगा उस पत्र में। और लिखा होगा कि यदि इस तरह की हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और उन्होंने ये भी वर्णन किया होगा कि जो रेगिस्तान की हवा के झोंके आते हैं उससे साइलेंट वैली में रहने वाले जो पक्षी हैं उनकी जान को खतरा है, कितना बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। तो इस प्रकार प्रकृति के प्रेमी उनका ऐसा प्रेम देख करके और पक्षियों के लिए उनकी इतनी बड़ी चिंता को देख करके ही उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ये लॉरेंस कौन है? एक्चुअल में ये जो पाठ है, संस्मरण है, ये इस पाठ को लिखा है जाबिर हुसैन ने। और सालिम अली जो थे जाबिर हुसैन के मित्र थे। तो सालिम अली की मृत्यु होने पर जाबिर हुसैन ने उनकी याद में इस पाठ को लिखा कि उनके बारे में कि वो कितने बड़े पक्षी प्रेमी थे, कितना प्यार करते थे वो पक्षियों से, और उन्होंने क्या क्या उनके लिए खोजें की, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। अब जब वो पाठ लिख रहे थे सालिम अली के बारे में तो उन्हें याद आया कि H.T. लॉरेंस नाम के भी एक व्यक्ति हुए थे जो सालिम अली की तरह ही पक्षी प्रेमी थे। तो उन्होंने लॉरेंस का भी यहाँ पर जिक्र किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो सालिम अली के जैसे ही वो भी एक बड़े पक्षी प्रेमी थे और दोनों में कितनी अंतर थी, ये दिखाने के लिए। तो लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी फ्रीडा ने बताया था किसी पत्रकार को कि मैं अपने पति के बारे में उतना नहीं जानती जितनी गौरैया जान सकती है। तो इस एक वाक्य से ये पता चलता है कि जो लॉरेंस थे वो अपनी पत्नी से ज्यादा गौरैया के साथ समय बिताते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने ऐसा कहा।
लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। वो बिल्कुल साधारण इंसान थे और खुले व्यक्तित्व के इंसान थे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था और वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथ थी, मतलब जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए, मतलब है जाहिर करना, लोगों के सामने लेकर के आना, उसे कहते हैं उद्घाटित करना। तो उन्होंने उनकी इस बात को जाहिर करना था, लोगों के सामने लाना था, लोगों को बताना था कि वो गौरैया से कितना प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहा कि मुझसे ज्यादा तो गौरैया उनके बारे में जानती है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको 3 पंक्तियां दी गई हैं और तीनों पंक्तियों का आशय यानी मतलब, अर्थ, उसमें क्या बात छिपी हुई है, इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, ये बताना है। तो पहली पंक्ति है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। वे प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन बिताया है। पंक्तियां थी कि नैसर्गिक जीवन का पर्याय बन गए थे वो। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति या नैसर्गिक एक ही शब्द है, एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो जो सालिम अली थे वो प्रकृति के वश में कभी नहीं रहे। प्रकृति को उन्होंने अपने वश में कर लिया था, यानी सर्दी में उन्हें ठंड नहीं लगती है, गर्मी में उन्हें गर्मी नहीं लगती है। जैसा खान पान उन्हें मिल रहा है वो उसमें ही खुश हैं, वैसा ही करें। उन्होंने अपने लिए कोई सुविधा नहीं जोड़ी है। हमेशा जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना और प्रकृति के बारे में ही सोचते रहना, उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाना। तो उन्होंने अपने जीवन को बहुत साधारण और सरल बना रखा था और प्रकृति को उन्होंने वश में कर रखा था। तो प्राकृतिक जीवन जीते थे, किसी तरह का दिखावा नहीं, किसी तरह का कोई भी बनावटीपन नहीं। अगली पंक्ति है जिसका आशय स्पष्ट करना, कोई अपने जिस्म के हालत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ लेखक का आशय है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो क्या कोई उसे जीवित कर सकता है दोबारा। इन पंक्तियों में यही एक भाव दिया है लेखक ने कि कोई कुछ भी कर ले, चाहे अपने जिस्म की गर्मी दे दे या अपने दिल की धड़कनें दे दे, अपने शरीर की हरारत दे दे। हरारत का मतलब है गर्मी। जब कहते हैं ना इंसान कोई मरता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और जो इंसान जीवित होता है उसके शरीर में गर्मी होती है। तो अगर कोई अपने शरीर की गर्मी उसको देना चाहे मरे हुए इंसान को, तो भी वो इंसान जिंदा तो नहीं हो जाएगा। अगर अपने दिल की धड़कनें, उसको धड़कनें बंद हो जाती है मरे हुए की। अगर कोई जीवित इंसान अपने दिल की धड़कनें उसे देना चाहे तो न तो वो दे सकता है और ना ही वो जीवित होगा। तो इन पंक्तियों में यही आशय उन्होंने कहा है कि सालिम अली अब मर चुके हैं और हम कुछ भी कर लें वो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते हैं। तीसरी पंक्तियां हैं, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए बच्चों, इसमें 2 शब्द आए, एक आया है टापू और एक आया है अथाह सागर। पहले तो आप इनका अर्थ समझ लीजिए, आपको पंक्तियों का अर्थ खुद समझ में आ जाएगा। टापू क्या होता है? टापू होता है कि बहुत सारा पानी है और उसके बीच में थोड़ा सा भूभाग है। भूभाग मतलब धरती का हिस्सा है, थोड़ा सा जमीन है, थोड़ी सी, बहुत सारे पानी के बीच में, तो उसे टापू कहते हैं। और अथाह सागर मतलब विस्तृत समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र जिसमें बहुत पानी है। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने खुद को किसी भी सीमा में कैद नहीं किया। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है, धरती का हिस्सा छोटा सा जो पानी के बीच में निकल आया है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। तो यही इस पंक्ति का मतलब है कि सालिम अली छोटा सा हिस्सा नहीं है। जो ज्ञान वो प्राप्त कर रहे थे, जो काम वो कर रहे थे, उस काम को करने में वो टापू नहीं बने, अथाह सागर बन गए। मतलब कि छोटे नहीं रहे, उन्होंने बहुत विस्तार किया, उसमें बहुत बड़े बने वो उस कार्य में। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो लेखक की भाषा शैली की पहली विशेषता है
कि इनकी जो शैली है, जाबिर हुसैन ने जिस तरीके से इस पाठ को लिखा है वो चित्रात्मक है। यानी कि जब हम उनके शब्दों को पढ़ते हैं, जो भी हम पाठ को जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, जो भी लाइन हम पढ़ रहे होते हैं, उस लाइन का चित्र अपने आप से हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो इनकी जो शैली है वो चित्रात्मक है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं पर उर्दू और कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्द भी इनकी पाठ में हमें बहुत देखने को मिल जाते हैं। संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, सब तरह के शब्द हैं। तो ये भी इनकी भाषा की एक विशेषता है। और तीसरा, इन्होंने बहुत ही सरल और सहज भाषा में पाठ को लिखा है, आसान भाषा में लिखा है, ताकि पाठकों को समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। यानी जो इनके मन में विचार उठे उन्हीं को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। हालांकि आपसे प्रश्न में दिया गया था कि 4 विशेषताएं बताइए, लेकिन मैं आपको 5वीं और 6ठी 2 विशेषताएं और बता रही हूँ, ताकि आप जब भी याद करें तो आपको आसानी हो जाए। कोई भी 4 आप इनमें से लिख सकते हैं। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उन्होंने ना पाठ के ज्यादातर पंक्तियों में अलंकार हैं, जैसे उपमा, रूपक, ये 2 अलंकार तो उन्हें बहुत ही प्रिय थे। तो उन्होंने ज्यादातर वाक्य जो बनाए हैं वो उपमा और रूपक अलंकार के बनाए हैं। और दूसरा जो अंतिम विशेषता है वो ये है कि सरल और सीधे वाक्यों का प्रयोग वो नहीं करते थे, कलात्मक वाक्यों का प्रयोग किया उन्होंने। हर वाक्य में कलात्मकता है, कुछ नई तरह की भाषा का प्रयोग किया। मतलब शब्द जरूर आसान है, लेकिन उनको घुमा फिरा के उन्होंने प्रयोग किया, कलात्मकता, आर्टिस्टिक वर्ड्स का यूज किया है। 6ठा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। अनन्य का अर्थ मैं कई बार आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। अनन्य का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति और पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वॉचर, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने उन जैसा लिखा है, जैसा मतलब उपमा अलंकार आ गया यहाँ पर। तो उनके जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का बहुत चाव था, बहुत शौक था। वे स्वभाव से घुमक्कड़ किस्म के थे। यायावर और घुमक्कड़ एक ही बात है। यायावर का मतलब होता है यहाँ से वहां घूमते रहना। पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, उनको यायावर कहते हैं, जो एक जगह पर टिकते नहीं है बल्कि यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। उन्हें लंबी यात्रा करने का बहुत शौक था। वो पहाड़ों में, जंगलों में ही ज्यादातर रहते थे। गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। अपनी परिवार के पास, अपने घर पर वो बहुत कम रहते थे। यही कारण था कि उनका शरीर भी कमजोर पड़ गया था। व्यवहार से वो सीधे साधे और भोले भाले इंसान थे और बाहर की दुनिया की जो चकाचौंध होती है या कोई विशेषता, उससे वो बहुत दूर थे। 7वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हो सकता है कि आपके मंथली टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुन लीजिएगा। इस पाठ का जो शीर्षक है, सांवले सपनों की याद, ये शीर्षक बहुत ही सार्थक है और सटीक है। ये रचना लेखक जाबिर हुसैन ने अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखी है। ये पाठ जो है वो लिखा किसने है? जाबिर हुसैन ने। और लिखा किसके लिए है? सालिम अली के लिए। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो हीरो हैं वो सालिम अली हैं और ये उनकी याद में लिखा गया है, इसलिए ये संस्मरण है। सांवले सपने सालिम अली के द्वारा देखे गए सपने हैं जो उन्होंने पक्षियों के सुरक्षा के लिए सपने देखे थे। लेकिन आज क्या हुआ कि सालिम अली की अब मृत्यु हो गई है। जाबिर हुसैन के वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जाबिर हुसैन को सालिम अली की याद आती है कि वो सपने तो उन्होंने देखे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई तो कुछ सपने उनके अधूरे रह गए हैं। सांवले का मतलब है जो बुरी याद के साथ होते, जो दुख देते हैं, उन्हें सांवले कहा गया है। वो दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो गई है, इसलिए इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा गया है।
मैं एक बार आपके लिए इसका उत्तर पढ़ देती हूँ। मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन मैं पूरा उत्तर पढ़ देती हूँ। सांवले सपनों की याद शीर्षक सार्थक है और सटीक भी है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया एक संस्मरण है। सांवले सपने सालिम अली द्वारा देखे गए उन सपनों का प्रतीक हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए। सालिम अली की जीवन भर सुनहरे पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना डूबा नहीं हो सकता है। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे हैं तो लेखक को उन सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। इसलिए लेखक इन्हें सांवले सपने कह रहा है। सालिम अली के ना रहने से ये सपने उदासी से भरे हुए हैं, यानी कि वो सांवले हैं। और अब इस पाठ का आखिरी क्वेश्चन जो रचना और अभिव्यक्ति से है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान देंगे? देखिए, इस पाठ में सालिम अली पक्षी प्रेमी नहीं है। पक्षी का मतलब भी प्रकृति ही है। भगवान ने बनाए पक्षी। प्रकृति कहते किसे हैं? वो सब चीजें जो भगवान ने बनाई है, जिसे हम नहीं बना सकते हैं, वो प्रकृति के अंदर आती है। तो पक्षी जो है वो भी हम तो नहीं बनाते हैं, भगवान जी ने बनाए हैं। तो वो भी पक्षी भी जो है वो प्रकृति ही है। लेकिन सालिम अली ने यहाँ पर प्रकृति की चिंता की है, पक्षी की चिंता की है, और प्रकृति के अंदर पर्यावरण भी आता है। पेड़ पौधे, हवा, पानी, इन सब की स्वच्छता, ये सब कुछ भी इसी में आता है, प्रकृति के अंदर ही। तो उन्होंने पर्यावरण पर भी बहुत चिंता जताई थी। आप भी इस देश के युवा नागरिक होने के नाते क्या योगदान दे सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाएं? पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। ये बहुत कॉमन पॉइंट है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कम करना होगा या बंद करना होगा, जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारे वही वाले पॉइंट हैं जो हमें अपने एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए करना चाहिए, जो हमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो काम करने चाहिए। एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन, चाहे नॉइज पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन है, तो उसे कम करने के लिए जो भी हमें कदम उठाने, वही सारी बातें यहाँ पर आएंगी कि हम इस चीज में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर, जिसमें हमने सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर किए। अपने आंसर्स में सारे मैं सरल शब्द लेती हूँ, आम बोलचाल की भाषा के शब्द लेती हूँ, ताकि बच्चों के स्तर तक जाकर ही समझाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी थोड़े बहुत मुश्किल शब्द थे मैंने उनका आपको अर्थ साथ के साथ बताया है। अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है तो आपको आंसर खुद से समझ में आ गए होंगे और आप लिख भी सकते हैं। देखिए बेटा, जब भी आप आंसर लिखेंगे, आप मंथली एग्जाम में लिखें या फिर आप यूनिट में लिखें या आप क्लास टेस्ट में लिखें, आप डरें या घबराएं ना। पहली बात आप ये दिमाग में बैठा लें कि जो बोर्ड एग्जाम भी आप देने जाएंगे अगले साल 10th का, तो वहाँ भी जो टीचर्स होते हैं जो आपका पेपर चेक करते हैं, वो भी इंसान होते हैं और वो जानते हैं कि आप क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, तो आप छोटे बच्चे हैं। जितना हम लोग यानी टीचर्स जितना अनुभव रखते हैं, उतना अनुभव अभी आपको नहीं है। तो आप जो भी उत्तर लिखेंगे अपने हिसाब से बेहतरीन लिखेंगे, इसलिए आप हमेशा निडर होकर ही उत्तर लिखा कीजिए। आप वीडियो देख लीजिए, दुर्गापाल मैम की क्लास में आइए और यहाँ पर आकर के आप एक बार क्लास को सुन लीजिए। उसके बाद जो बातें भी आपके दिमाग में आई हैं उन्हीं को लेकर के आप प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। आपके नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे अगर आपके स्पेलिंग सही है तो इसलिए डरना और घबराना छोड़ करके आप बेझिझक होके उत्तर लिखिए। आप देखिएगा कि आपको नंबर अच्छे मिलते हैं इससे। एक तो आपका अंदर का झिझक जब खुलती है ना, तो हाथ का फ्लो अपने आप बढ़ जाता है आंसर लिखने का। अगर आप अंदर ये कॉन्फिडेंस ले आए ना कि हम लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप बड़े बेहतरीन कर देंगे, आप बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन 9th-10th के बच्चों के मन में जो झिझक रहती है, जो वो सोचते हैं कि पता नहीं हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, वही उनकी कमजोरी का कारण बनता है। तो हमेशा ये दिमाग में रखिए कि जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट टीचर है, आप
आपके स्कूल का टीचर है या आपके बोर्ड एग्जाम का टीचर है, वो जानता है कि आप क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं, इसलिए आपके स्तर पर आकर ही आपकी कॉपी चेक होती है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो भी आप लिख रहे हैं वो गलत है, नहीं, वो बिल्कुल सही है जो आपने लिखा है, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, दुर्गा पाल मैम की क्लास में आके आपने आंसर सुन लिए हैं, आपको थीम पता है पाठ की, अब जो भी आप लिखेंगे वो सही होगा। क्लास के अंत में लाइक का बटन जरूर दबा दें अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू, और अगर मंथली टेस्ट है तो ऑल द बेस्ट। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.